Welcome to Indie Stories, episode 24. Today I present a romantic story written by Khwaja Ahmad Abbas, who is remembered as a novelist, short story writer, film director, and distinguished journalist. Although I did not fully subscribe to the communist worldview, when I picked up a copy of Blitz weekly magazine as a student, I immediately jumped to what was called the last page. This place was reserved for a column by Khwaja Ahmad Abbas. He was born in Panipat, a town in Haryana that we often associate with Maulana Hali. Abbas' grandfather, Khwaja Ghulam Abbas, was in fact a chief rebel in the 1857 rebellion. We also remember Abbas for his films like Dharti Ke Lal, Pardesi, and especially Raj Kapoor films such as Awara, Shri 420, Jaagte Raho, Mera Naam Joker, and Bobby. Abbas got a bachelor's degree in English literature and a law degree from Aligarh Muslim University. He authored dozens of books that were published in Urdu, Hindi, English, and numerous foreign languages. He died in 1987. The story I have selected for this episode, Diya Jale Sari Raat, is a love story in the classic mold. There's a hero, an object of his love, and a villain who turns the love story into a tragedy. While on the surface there appears to be nothing new, but the way Abbas unfolds this story, he fills it with magic, the magic of the night that is passing, a starry night, waves of the ocean, a floating light, and a woman who sings while waiting for the return of her lover. Abbas writes poetically, his words touch our inner core, and there is no dull moment. Let us hear the story. दिया जले सारी रात, ख्वाजा अहमद अब्बास। जहां तक नजर जाती थी, साहिल के किनारे नारियल के पेड़ों के झुंड फैले हुए थे। सूरज दूर समंदर में डूब रहा था और आकाश पर रंगारंग के बादल तैर रहे थे। बादल जिनमें आग के शोलों जैसी चमक थी और मौत की स्याही, सोने की पिलाहट और खून की सुर्खी। ट्रावनकोर का साहिल अपने कुदरती हुस्न के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। मीलों तक समंदर का पानी जमीन को काटता, कभी पतली नहरों के लहरिए बनाता, कभी चौड़ी चकली झीलों की शक्ल में फैलता हुआ चला गया। इस घड़ी मुझ पर भी इस हसीन मंजर का जादू धीरे धीरे असर करता जा रहा था। समंदर शीशे की तरह साकत था, मगर पश्चिमी हवा का एक हल्का सा झोंका आया और समंदर की सतह पर हल्की हल्की लहरें ऐसे खेलने लगी जैसे किसी बच्चे के होंठों पर मुस्कुराहट खेलती है। दूर, बहुत दूर, कोई मछेरा बांसुरी बजा रहा था। इतनी दूर के बांसुरी की पतली धीमी तान फैले हुए सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। मेरा नाव वाला भी इस शहर आफरी माहौल से मुतासर मालूम होता था। जैसे ही हमारी लंबी पतली कश्ती नारियल के झुंडों को पीछे छोड़ती हुई खुले समुंदर में आई, उसने चप्पू से हाथ हटा लिए। समंदर की तरह वो भी खामोश था। कश्ती न आगे जा रही थी न पीछे, लहरों की गोद में धीरे धीरे डोल रही थी। फिजा इतनी हसीन, इतनी शांत, इतनी ख्वाब आवर कि जरा सी हरकत या धीमी सी आवाज भी इस वक्त के तिलिस्म को तोड़ने के लिए काफी थी। कश्ती डोल रही थी। कश्ती वाला चुपचाप टकटकी बांधे
सूरज को डूबते हुए देख रहा था। मैं खामोश था। ऐसा लगता था कि हवा भी सांस रोके हुए है। समंदर गहरी सोच में है और दुनिया भी घूमते घूमते रुक गई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोयलोन के कस्बे को। हम बहुत दूर छोड़ आए थे। अब तो साहिल के किनारे वाले नारियल के झुंड भी नजर न आते थे और दूर से आती हुई ट्रेन की सीटी की आवाज ऐसी सुनाई देती थी जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। ऐसा लगता था जैसे इस छोटी सी कश्ती में बहते बहते हम किसी दूसरे ही संसार में जा निकले हों, या 20वीं सदी की दुनिया उसके तमद्दन और तरक्की को बहुत दूर छोड़ आए हैं और किसी पिछले युग में पहुंच गए हों, जब इंसान कमजोर था और कुदरत के हर मजहर के सामने माथे टेकने पर मजबूर था। यहाँ समंदर गहरा था और आकाश ऊंचा था, बहुत ऊंचा, और समंदर और आकाश के दरमियान एक नन्ही सी, कमजोर सी, हकीर सी कश्ती डोल रही थी। और छोटा सा अधदंगा कश्ती वाला ऐसा लगता था जैसे किसी पुराने जमाने से भटक कर इधर आ निकला हो, जब इंसान ने नाव बनाना और चप्पू चलाना सीखा ही था। सूरज की आतिशी गेंद समंदर की सतह पर एक पल के लिए ठठकी और फिर धीरे धीरे पानी में डूब गई। फिर उसकी आखिरी किरणें भी मगरबी आसमान पर गुलाबी गाजा मलते हुए रुखसत हो गई और थोड़ी देर बाद ही मौत की परछाई की तरह गहरा अंधेरा आसमान और जमीन दोनों पर छा गया। इतना गहरा अंधेरा कि मेरा दम घुटने लगा। मैं कश्ती वाले से कहने ही वाला था, कोयलोन वापस चल, कि कुछ देर मैं ठिठक गया और हैरत से मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। वो मंजर था ही इतना अजीब। क्या देखता हूँ कि दूर समंदर में एक चिराग बहता हुआ चला जा रहा है। वो क्या है? आखिरकार मैंने कश्ती वाले से पूछा। पीछे मुड़कर उसने अनोखे चिराग को देखे बगैर ही वो बोला, अभी आप खुद ही देख लेंगे साहब। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये कहते वक्त उसकी आवाज कांप रही थी। वो कश्ती वाला था सचमुच अजीब ही आदमी, शक्ल से ना जवान लगता था ना बुढ़ा। ट्रावनकोर में टूटी फूटी अंग्रेजी तो तकरीबन हर एक बोल ही सकता है, मगर वो अच्छी खासी हिंदुस्तानी भी बोल लेता था। एक और दच्चा भी थी। मैं मुसाफिरों से भरी हुई दूसरी बड़ी बड़ी कश्तियों में सैर करना न चाहता था। मैं सुकून और खामोशी चाहता था, चीख पुकार और हंगामा नहीं। कोई बातूनी कश्ती वाला मिल जाता तो बेकार बकबक से सारा मजा करकरा कर देता। साहब ये देखो, साहब वो देखो, ये लाइट हाउस देखो, वो टापू देखो, साहब कितने दिन ठहरोगे, साहब यहाँ से कहाँ जाओगे, सब तुम कहाँ के रहने वाले हो, साहब बीवी बच्चों के साथ नहीं लाए। मगर मेरा कश्ती वाला मेरी तरह खामोशी पसंद था। घंटा भर उसने मुश्किल से 2-4 बातें की होगी। चुपचाप बैठा चप्पू चलाता रहा और इस तमाम अरसे में उसके बारे में सोचता रहा था। इतना बूढ़ा तो न था, पर उसके चेहरे पर ये झुर्रियां कैसे पड़ी, उसकी दसी हुई आंखों पर ये दुख की परछाइयां क्यों थी, वो इतना खामोश क्यों था, जैसे जिंदगी से बिल्कुल थका हो और बेजार हो, जैसे दुनिया के सारे दुख सुख उस पर गुजर चुके हों और अब वो वहां पहुंच गया हो जहां ना दुख है ना सुख है, सिर्फ एक गहरी अथाह मायूसी है और उकताहट है। हाँ, तो मैंने उससे पूछा वो क्या है, और उसने पीछे मुड़े बगैर जवाब दिया, अभी आप खुद ही देख लेंगे साहब। जैसे उसे पहले ही से मालूम हो कि मैं किस अनोखे नज़ारे की तरफ इशारा कर रहा हूँ। और फिर उसने हमारी कश्ती को धीरे धीरे इसी तरफ खेना शुरू कर दिया जिधर अंधेरे समंदर में वो रोशनी बहती हुई जा रही थी।
थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक और कश्ती चली जा रही है जिसे एक अकेली औरत खेल रही है, और उस कश्ती में एक लालटेन रखी है जिसकी रोशनी दूर से मैंने देखी थी। इतनी रात को अंधेरे समंदर में वो कहाँ जा रही थी और क्यों? क्या वो सचमुच की कश्ती थी या सिर्फ मेरे तख़य्युल का हियोला जो इस तिलिस्मी अंधेरे माहौल में उभर आया था? मैंने देखा कि मेरे मांझी ने अपनी कश्ती औरत की कश्ती से काफी फासले पर रखा ताकि हम अंधेरे में छुपे रहें और वो हमें देख ना सके। मगर लालटेन की रोशनी के दायरे में वो अच्छी तरह नजर आ रही थी। एक मैली सी साड़ी में लिपटी हुई दबली पतली औरत थी, मगर उस वक्त चेहरा साड़ी के आंचल में छुपा हुआ था। उसकी कश्ती बीच समंदर में एक जगह रुक गई जहां एक डूबे हुए दरख्त का ठंड पानी से बाहर निकला हुआ था। समंदर में थोड़े थोड़े फासले पर ऐसे कितने ही ठंड आसमान की तरफ उंगली उठाए खड़े थे, मगर इस दरख्त पर एक लालटेन बंधी हुई थी जिसमें अब इस औरत ने तेल डाला और फिर दिया सलाई जलाकर उसे रोशन किया। जैसे ही वो लालटेन जली, उसकी रोशनी में मैंने उस औरत का चेहरा देखा जिस पर से आंचल अब ढलक गया था। वो चेहरा मुझे आज तक अच्छी तरह याद है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। पीला बीमार चेहरा, पिचके हुए गाल, दसी हुई आंखें, बाल परेशान और धूल से अटे हुए हाथ जिससे वो लालटेन की बत्ती को ऊंचा कर रही थी, कमजोरी से कांप रहा था। मगर उस लालटेन की तरह वो चेहरा भी एक अंदरूनी रोशनी से मुनव्वर था। नीले सूखे हुए होंठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में एक अजीब चमक, इंतजार की चमक, उम्मीद की चमक, एतकाद की चमक, ऐसी चमक जो भजन करते वक्त किसी जोगन की आंखों में हो सकती है, किसी शहद की आंखों में, या किसी मोहब्बत करने वाली आंखों में जो अपने आशिक से बहुत जल्द मिलने का इंतजार कर रही हो। जरूर वो भी अपने महबूब की मुंतजर थी। कम से कम मुझे इसका यकीन हो गया। मैंने देखा कि उसने अपनी कश्ती घुमाई और जिस खामोशी से आई थी उसी तरह धीरे धीरे चप्पू चलाती हुई एक टापू की तरफ चली गई जहां सितारों की रोशनी में माहीगीरों के झोंपड़े धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे। अब वो गा रही थी मलयाली जुबान का कोई लोकगीत, अनजाना मगर फिर भी जाना बूझा, जिसके अल्फाज को मैं न समझ सकता था, मगर ऐसा लगता था जैसे ये गीत मैंने पहले भी किसी और जुबान में सुना हो। वो क्या गा रही है, मैंने पूछा, और मांझी ने जवाब दिया, ये हम लोगों का पुराना गीत है साहब, औरतें अपने प्रेमियों के इंतजार में गाती हैं। मैं सारी रात दिया जलाए तेरी बाट देखती रही हूँ, तू कब आएगा साजन। और मुझे अपने यहाँ का लोकगीत दिया जले सारी रात याद आ गया, जो हमारे यहाँ औरतें भी ऐसे मौके पर ही गाती हैं। क्या सारी दुनिया की औरतों के मन में एक ही आवाज उठती है, मैंने सोचा, और फिर मांझी से कहा, तो इसीलिए वो यहाँ लालटेन जलाने आई थी ताकि उसका पति या प्रेमी रात को लौटे तो अंधेरे समंदर में रास्ता ना खो बैठे। मांझी ने कोई जवाब ना दिया। मैंने फिर सवाल किया, क्या उसका प्रेमी आज की रात आने वाला है? अंधेरे में मांझी की आवाज ऐसी आई जैसे वो किसी बड़े दुख के एहसास से बोझल हो। नहीं, वो नहीं आएगा, ना आज रात ना कल रात, वो मर चुका है, कई बरस हुए मर चुका है। मैंने समझ सका और तअज्जुब से पूछा, क्या मतलब? क्या इस औरत को नहीं मालूम कि उसका प्रेमी मर चुका है और वो अब कभी नहीं लौटेगा? वो जानती है शायद, मगर मानती नहीं। वो अब तक इंतजार में है, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, और कई बरस से वो हर रात यहाँ आती है और ये लालटेन जलाती है ताकि उसके प्रेमी की कश्ती अंधेरे में रास्ता पा सके। मैंने कहा, मांझी से नहीं, अपने आप से। अब मुझे एहसास हो रहा था कि आज मैंने अपनी आंखों से अमर प्रेम की एक झलक देखी है, ऐसा प्रेम
جو قصے کہانیوں میں پڑھنے میں آتا ہے، زندگی میں کبھی بجھا رہی ملتا ہے، اور کئی برس سے وہ ہر رات یہاں آتی ہے اور یہ لالٹیں جلاتی ہے تاکہ اس کے پریمی کی کشتی اندھیرے میں راستہ پا سکے۔ میں نے کہا، مانجھی سے نہیں، اپنے آپ سے۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے امر پریم کی ایک جھلک دیکھی ہے، ایسا پریم جو قصے کہانیوں میں پڑھنے میں آتا ہے، زندگی میں کبھی کبھار ہی ملتا ہے۔ میری افسانہ نگاری کی حس دفعتاً بیدار ہو گئی تھی، اور ایک سوال کے بعد دوسرا سوال کر کے میں نے مانجھی کی زبانی پوری کہانی سن لی۔ یہ کہانی پریم کہانی بھی تھی اور ہندوستان کی جنگ آزادی کی ایک روح پرور داستان بھی۔ سن 1942 میں جب سارے ملک میں انقلابی طوفان آیا تو ٹراونکور کے عوام، طالب علم، مزدور، کسان، یہاں تک کہ مانجھی اور مہاگیر بھی اپنے جمہوری حقوق کے لیے راجہ شاہی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوئلون کے کئی ہزار مانجھیوں نے ہڑتال کی اور اعلان کر دیا کہ ہم کام پر نہیں جائیں گے، چاہے اس سمندر کا رنگ ہمارے خون سے لال ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ان پڑھ مانجھی کی زبان یہ جوشیلے الفاظ سن کر میں نے پوچھا، مانجھیوں کی طرف سے یہ اعلان کس نے کیا تھا؟ اس نے صاحب، اس نے کس نے؟ کرشنا نے صاحب۔ ہم مانجھیوں کا لیڈر وہی تو تھا تو ذات کا مانجھی، اور ہماری طرح کشتی ہی چلاتا تھا، مگر اسکول میں پڑھا ہوا تھا اور کئی سال ٹرڈنڈرم شہر میں رہا تھا، جہاں اس نے بڑے بڑے لیڈروں کی تقریریں سنی تھیں اور خود بھی لیڈروں کی طرح بھاشن دے لیتا تھا۔ صاحب بڑا خوبصورت اور تکڑا جوان تھا، کوئلون سے اس ٹاپو تک 3 میل تیر کر اپنی رادھا سے ملنے آیا کرتا تھا۔ کرشنا اور رادھا اور کرشنا، یہ تو بالکل کہانی ہی بن گئی، میں نے تعجب سے کہا۔ اصل میں اس کا نام رادھا نہیں ہے صاحب، مگر کرشنا اسے رادھا رادھا کہہ کر ہی پکارتا تھا، سو اور بھی اسے رادھا ہی کہنے لگے۔ رادھا اور کرشنا، مانجھی کہتے تھے، ایسا سندر جوڑا دور دور ڈھونڈے سے نہ ملے گا۔ جب ان دونوں کی منگنی ہوئی تو سبھی کو خوش ہوئے سوائے، اور اتنا کہہ کر وہ رک گیا، اور کچھ دیر پھیلی ہوئی خاموشی میں صرف اس کے چپو چلنے کی آواز آتی رہی، سوائے، میں نے لقمہ دیا، سوائے اس کے جو خود رادھا کو بیاہنا چاہتے تھے۔ اور یہ کہہ کر ایک بار پھر وہ خاموش ہو گیا۔ یہ رادھا، میں نے گفتگو کا سلسلہ پھر چلانے کے لیے کہا، یہ رادھا 8 برس پہلے کافی خوبصورت رہی ہوگی۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر وہ بولا، خوبصورت، بہت خوبصورت صاحب۔ آس پاس کے گاؤں میں، کوئلون میں، کوئی بھی لڑکی اتنی سندر نہیں تھی۔ ناریل کے پیڑ کی طرح لمبی اور دبلی، مچھلی جیسا سڈول اور چمکدار جسم تھا اس کا، اور اس کی آنکھیں اس سمندر کی ساری گہرائی اور ساری خوبصورتی تھی ان میں۔ میں نے سوچا، کہانی سے ہٹ کر ہم شاعرانہ مغالطوں میں پھنسے جا رہے ہیں۔ مجھے رادھا کی خوبصورتی کے بیان میں اتنی دلچسپی نہ تھی جتنی کرشنا کے انجام میں، اس لیے میں نے کہا، اور پھر کیا ہوا؟ کہہ کر گفتگو کا رخ خود واقعات کی طرف پھیرنا چاہا۔ پھر کیا ہونا تھا صاحب؟ کرشنا، اس جوشیلی تقریر کے بعد تو پولیس اس کے پیچھے ہی پڑ گئی، اس لیے بڑے بڑے جال بچھائے انہوں نے، مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ چھپ کر کام کرتا رہا، پولیس والے دن بھر اس کی تلاش میں مارے پھرتے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہر رات اسی اندھیرے سمندر میں تیرتا ہوا وہ رادھا سے ملنے اس کے ٹاپو تک جاتا، اور سویرا ہونے سے پہلے تیرتا ہوا واپس آ جاتا، اور سب پولیس کا ٹھٹھا اڑاتے اور کہتے، ہمارا کرشنا کبھی ان پولیس والوں کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ تو سارے مانجھی کرشنا کے طرفدار تھے؟ ہاں صاحب، سبھی اس کے ساتھی تھے سوائے ان کے۔ اور پھر ایک بار اس کی زبان رک گئی، سوائے کن کے؟ جو رادھا کی وجہ سے اس سے جلتے تھے،
साहब फिर क्या हुआ? चांद ढलता गया साहब, और जब अंधेरी रातें आई तो हर रात को अपने कृष्णा को रास्ता दिखाने के लिए समंदर के बीच में राधा ये लालटेन जलाने लगी। हर शाम को वो इसी तरह जैसे वो आज आई थी कश्ती में इस जगह आती और लालटेन जलाकर वापस हो जाती। मैंने अब पीछे मुड़कर अंधेरे समंदर में इस नन्ही रोशनी को टिमटिमाते हुए देखा, जो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बार फिर बहादुर कृष्णा अपने मजबूत बाजुओं से पानी को चीरता हुआ अपनी राधा से मिलने जा रहा है। और फिर क्या हुआ? एक रात राधा ने लालटेन जलाई, मगर वो बुझ गई, और जब कृष्णा रात को तैरता हुआ आया तो उसका रास्ता दिखाने के लिए कोई रोशनी न थी। क्यों, क्या हुआ? क्या कोई तूफान आया? हाँ, यही समझिए कि एक तूफान आया, मगर ये तूफान समुद्र में नहीं, एक बेईमान आदमी के मन में उठा था। उसने अपनी कौम को दगा दी और लालटेन बुझाकर अपने दोस्त की मौत का बायस बना। मगर क्यों? कोई इंसान ऐसी कमीनी और बेकार हरकत कैसे कर सकता है? मोहब्बत की खातिर, कम से कम वो यही समझता था साहब, पर उसकी मोहब्बत अंधी थी। मोहब्बत क्या एक बीमारी थी, प्रेम नहीं एक पागलपन था। वो जानता था कि राधा कृष्ण के सिवा किसी दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती, सो उसी ने कृष्णा को अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। तो कृष्णा डूबा नहीं, कत्ल किया गया। उस रात को वो लालटेन बुझाना कृष्णा को कत्ल करने के बराबर ही था साहब, पर कातिल को यह नहीं मालूम था कि कृष्णा की मौत से उसका कोई भला न होगा, बल्कि उसका भयानक जुर्म भूत बनकर उसके मन में हमेशा मंडलाता रहेगा और उसका दिन का चैन और रात की नींद उड़ा देगा। अब हमारी कश्ती कोयलून की बंदरगाह के पास पहुंच गई थी और मैं कहानी और उसके सब किरदारों का अंजाम जानना चाहता था। सो उस रात कृष्णा डूबकर मर गया। फिर क्या हुआ? कृष्णा के बगैर मांझियों का एक का ना रहा। पुलिस के डर से उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी। और राधा, जब उसने कृष्णा की मौत की खबर सुनी तो उसने क्या किया? आज तक उसे कृष्णा की मौत का यकीन ही नहीं आया। बात यह है कि कृष्णा की लाश आज तक समंदर से नहीं निकली। सो आज तक हर शाम को राधा ऐसे ही कश्ती में आती है, लालटेन जलाती है और वापस जाकर अपने झोंपड़े के सामने बैठी कृष्णा का इंतजार करती रहती है। और उस गद्दार का क्या हुआ? वो पाजी, उसने कृष्णा को मौत के घाट उतारा और अपने लोगों और उनकी जंगे आज़ादी के साथ गद्दारी की। उसका क्या हश्र हुआ? वो अब क्या करता है? मांझी ने मेरे सवाल का कोई जवाब न दिया। पीठ मोड़े, कंधे और सर झुकाए और वो चुपचाप बैठा चप्पू चलाता रहा, मगर उसकी खामोशी में उसके मुजरिम ज़मीर की धड़कन थी। उस वक्त सारी कायनात पर सन्नाटा छाया हुआ था, मौत की तरह गहरा सन्नाटा। मगर रेल की सीटी ने मुझे चौंका दिया। मैं इसी रात को कोयलोन को खैरबाद कहने वाला था। कश्ती से उतरने से पहले मैंने एक बार फिर समंदर की तरफ निगाह की। आसमान पर अब हजारों सितारे जगमगा रहे थे, मगर एक सितारा अंधेरे समंदर के बीच में चमक रहा था। ये राधा की लालटेन थी, जो उसके कृष्णा का इंतजार करती रहेगी। आज रात और कल रात और फिर परसों की रात राधा की मोहब्बत की तरह हमेशा चमकता रहेगा, इसलिए ये उम्मीद का सितारा है। That was दिया जले सारी रात, a romantic short story by Khwaja Ahmad Abbas. The narration may have ended, but the magical poetry of Abbas' prose continues to ring in our ears. Although the writing style belongs to the author, the musicality of prose reminds us of the innate beauty
of the Urdu language. I shall be back next week with another heartrending story. Be well and take care. I am Surinder Deol saying goodbye.